देखिए, गुड मॉर्निंग। आज हम कूलाम के नियम पर सवाल करेंगे। ठीक है, कूलाम के नियम पर सवाल करेंगे आज हम। देखिए, जैसे दिया है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक +6 माइक्रोकूलाम का आवेश है, दूसरा -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर है। अब देखिए, प्रश्न ये है कि अगर इन दोनों आवेशों को हम 6 माइक्रोकूलम का और आवेश दे देते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। अभी इनके बीच जो बल लग रहा है, ध्यान देना, अभी इनके बीच जो बल लग रहा है F बराबर कितना, F बराबर मान लो 20 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या है, F बराबर 20 न्यूटन का बल लग रहा है इनके बीच ना। इनके बीच कितना बल लग रहा है, ये बराबर 20 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अगर हम 6 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दें ना, इसको भी 6 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दें, इसको भी 6 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दें, तो इनके बीच लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इनके बीच लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा। इसके पहले इनके बीच जो बल लग रहा है F बराबर 20 न्यूटन का लग रहा है। चलिए देखिए, अब आवेश Q1 बराबर कितना हो जाएगा। आवेश Q1 बराबर 12 माइक्रोकूलम ना। आवेश Q2 बराबर, अगर 6 माइक्रोकूलम का आवेश और हम देंगे तो +6 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, यानी कि Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम का आवेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम का आवेश हो जाएगा। अब इनके बीच कितना बल लगेगा, चलिए देखते हैं ना। यहाँ लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R² ना। तो F बराबर कितना होगा, 1/4πε0, यानी कि इसका मान 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है, 12 माइक्रोकूलम, यानी कि 12 × 10⁻⁶। Q2 कितना है, 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁶। R का मान कितना है, 1। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा -6 -6 -12। तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ ना। -6 -6 कितना होगा, -12 होगा, और 12 × 4 में करेंगे तो 12 × 4 = 48 ना। बटे में 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। चलिए देखिए, अब क्या होगा यहाँ पर 10⁻⁻12 और 10⁻9, तो कितना आ जाएगा, F बराबर 9 × 10⁻−3 ना। 9 × 10⁻−3 48, और यहाँ पर 9 है, तो 48 × 9। तो 48 गुणा अगर हम 9 में करेंगे और 10⁻−12 से हम क्या करेंगे, 10⁻−3 को यहाँ से हम मैनेज करेंगे तो कितना होगा, 48 × 9 करते हैं तो 48 × 9, 9 8 72, यहाँ से लगा 7। ठीक है, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना होगा, 43, 432 ना। कितना हो जाएगा, 432। तो ये बराबर हो जाएगा 432 × 10⁻−3 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 432 × 10⁻−3 न्यूटन। सही है। 6 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम का आवेश दोनों को दिया, तो यहाँ 12 माइक्रोकूलम हो जाएगा। यहाँ पर +6 माइक्रोकूलम -2, तो कितना आ जाएगा, +4 माइक्रोकूलम। इनके बीच पहले 20 न्यूटन बल लग रहा था, अब हम 6 माइक्रोकूलम का आवेश दोनों के दे दिए। दूरी 1 मीटर थी, तो दूरी मैंने 1 मीटर लिया है ना। तो 432 × 10⁻−3 न्यूटन का बल लगेगा। इनके बीच कितना बल लगेगा, 432 × 10⁻−3 न्यूटन का बल लगेगा। चलिए देखिए आगे। चलिए, अब इसी प्रश्न में अगर हम ऐसे ही प्रश्नों को अगर हम आगे ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम लिखें, ये देखो आवेश जो Q1 है ये कितना है, मान लो 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, और आवेश जो Q2 है इनके भी यहाँ पर देखा जाए तो 4 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, तो कह रहा है इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, मान लेते हैं 5 न्यूटन का बल लग रहा है इनके बीच ना।
इनके बीच कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है इनके बीच। ठीक है, इनके बीच कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर हम इसी प्रश्न में आगे कहें कि इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए, तब इनके बीच लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा। इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रो, ये भी +2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम का आवेश है। अगर हम -4 माइक्रोकूलम का आवेश दोनों को दें तो -4 माइक्रोकूलम यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम का यहाँ आवेश है यहाँ पर, तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा, -2 माइक्रोकूलम का आवेश हो जाएगा। और यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम का -4 माइक्रोकूलम का आवेश और हम देते हैं तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। यानी कि दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, दूसरा आवेश 0 हो जाएगा। तो अगर हम कूलाम का नियम लगाएंगे तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। Q1 का मान -2 माइक्रोकूलम है, लेकिन Q2 के यहाँ 0 हो गया। जब Q2 0 हो गया तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 माइक्रोकूलम का आवेश था, -4 माइक्रोकूलम का आवेश और देंगे तो Q2 का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लगने वाला बल का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है कि आवेश Q को इस प्रकार बांटिए कि आवेश Q मतलब कैपिटल Q है, ध्यान देना। आवेश Q को इस प्रकार बांटिए कि इनके बीच लगने वाला बल का मान, इनके बीच लगने वाला बल का मान अधिकतम हो। चलिए प्रश्न ये है अब हमारा कि आवेश Q यानी कैपिटल Q ना, आवेश Q को यानी कि कैपिटल Q को ना इस प्रकार बांटिए। इस प्रकार यानी कोई आवेश Q है, यही आवेश Q है, इसको इस प्रकार बांटिए कि इसके बीच लगने वाला, यानी कि इसका जो भी डिवाइड आप करोगे उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या हो, मैक्सिमम हो ना। ये प्रश्न है कि अगर आवेश Q को आप इस प्रकार बांट रहे हो, इस प्रकार बांटो ताकि उनके बीच जो लगने वाला बल का मान हो वो क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम आवेश Q को अगर हम डिवाइड करें, जैसे मान लो Q है, इसका एक डिवाइड ऐसे हो सकता है कि Q/2, दूसरा भी Q/2, जोड़ोगे तो Q आएगा। ऐसे भी डिवाइड हो सकता है कि यहाँ पर आप Q/3 करो और अगला हो 2Q/3 ना, तो यहाँ पर जोड़ेंगे फिर भी Q आएगा ना। तो ऐसे ही आप 3Q/4 कर सकते हो, फिर अगला क्या Q/4, जोड़ोगे तो क्या आएगा, Q ही आएगा ना। तो अब इसमें से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किन के बीच लगने वाला बल का मान मैक्सिमम होगा ना, किसके बीच का हम कौन सा डिवाइड ले ताकि उनके बीच लगने वाला जो बल का प्रभाव हो वो अधिकतम हो। क्योंकि देखकर तो हम अंदाजा लगा नहीं सकते ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको नियम के थ्रू इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो चलिए, तो यहाँ पर आप मैथ में एक चैप्टर पढ़े होंगे ना, मैक्सिमम एंड मिनिमा ना, उच्चतम और निम्नतम ना, उच्चतम और निम्नतम वहाँ पर पढ़ेंगे। वहाँ पर बताया जाता है कि कैसे मिनिमा और किस प्रकार मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेश Q को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि माना आवेश Q के वे दो भाग ना, एक Q मान लेते हैं तो दूसरा कैपिटल Q - Q हो जाएगा ना, एक Q मान लेते हैं तो दूसरा कैपिटल Q - Q हो जाएगा ना। तो यही आवेश के वे दो भाग हैं ना, यही आवेश के वे दो भाग हैं जिसको मैंने अलग अलग किया है ना। अब इनका जो आपस में लगने वाला बल का मान होगा मैक्सिमम आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के अनुसार। तो चलिए देखिए, कूलाम के अनुसार क्या होगा, यह बराबर 1/4πε0 ना Q, या इसको हम K लिख लेते हैं, Q × कैपिटल Q - Q बटे में दूरी
दूरी सेम रखी जाएगी। मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो आर रहेगी ना, आर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ लिखेंगे क्यू के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यू के सापेक्ष अवकलन करने पर ना, यही तरीका है ही, क्यू के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्यू के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा एफ बराबर, ये देखिए के बाहर होगा, क्यू को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आएगा क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर ना, तो डी एफ अपान में डी क्यू आया ना, यहाँ लिखेंगे डी अपान में डी क्यू, ठीक है। चलो डी अपान में डी क्यू, ये हमने बल ये आपका मान यहाँ पर रखा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डी एफ अपान में डी क्यू बराबर ना, जो कॉमन है जो कांस्टेंट है वो बाहर ना, इसके अंदर जाएगा डी बटा डी क्यू ऑफ जो नियतांक है उसको बाहर कर लिया क्योंकि ये मान बदलने वाला है नहीं, माइनस यहाँ आ जाएगा डी अपान में डी क्यू अपान में क्यू का स्क्वायर ना, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू का अवकलन एक आ जाएगा तो डी एफ अपान में डी क्यू बराबर के बाहर हुआ, इसका मान एक आ जाएगा तो क्यू माइनस यहाँ पर आ जाएगा टू क्यू ना। चलिए यहाँ लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या लिखेंगे बताओ, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए डी एफ अपान में डी क्यू इक्वल टू जीरो ना, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या लिखेंगे, डी एफ अपान में डी क्यू इक्वल टू जीरो लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो लिखेंगे यहाँ पर तो जीरो बराबर हो जाएगा, जीरो बराबर यहाँ पर आ जाएगा के कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू, ये भेज देंगे जीरो तो आ जाएगा हमारा टू क्यू बराबर क्यू, तो क्यू बराबर आ जाएगा क्यू बाई टू। अगर ये क्यू बाई टू आया तो अगला भी क्यू बाई टू आएगा ना, अगर ये क्यू बाई टू आया ना स्मॉल क्यू के बराबर, ये टोटल आवेश का आधा आया तो वो भी आधा आएगा। अब ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि ये बल लगने वाला बल का मान मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा ना, इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो समीकरण एक का हम पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी एफ अपान में डी क्यू इजकल टू ना, डी एफ अपान में डी क्यू का मान क्या आया था, के क्यू माइनस टू क्यू, पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू एफ अपान में डी क्यू स्क्वायर बराबर, चलिए इसको हम बाहर किए हैं, इसका अवकलन क्या आ जाएगा, अचर राशि जीरो, इसका अवकलन दो आ जाएगा ना, तो कुल मिला के ये निगेटिव आया तो डी टू क्यू और डी टू एफ अपान में डी क्यू स्क्वायर का मान क्या आया, निगेटिव आया ना। यहाँ पर देखो माइनस टू के आ जाएगा ना, तो इसका मान जब निगेटिव आया डी टू एफ अपान में डी क्यू स्क्वायर का मान निगेटिव आया, इसका मतलब ये है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि उच्चतम और निम्नतम यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम में ये जो तरीका बताया गया है उसका मान वो तरीका यही है कि फलनों के मान को उच्चतम तथा निम्नतम बताने के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाता है ना, उच्चतम तथा निम्नतम बताने के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाता है। तो आवेश क्यू को इस प्रकार बांटिए कि इनके बीच लगने वाला बल का मान अधिकतम हो, तो वह डिवाइड को क्या होगा हमारा क्यू बाई टू और क्यू बाई टू, तो वे आवेश के वे दो मान क्या होंगे, क्यू बाई टू का मान क्यू बाई टू होंगे। चलिए देखिए अगला है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत।
तो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या है? आप 11वीं के फिजिक्स में जो पढ़े थे वहां पर सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। जो सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत था वो यही था कि जब हम एक से अधिक सदिश किसी बिंदु पर कार्यरत होते हैं तो वहां पर उसका जो परिणामी मान निकालते हैं वो हम सदिशों के योग विधि से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? सदिशों के योग विधि से। और यहाँ पर देखेंगे तो बलों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो भी हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। वो भी हमारे एक सदिश राशि है। तो बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। अब ये सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत के तरह हम बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को भी पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हम एक आवेश ले लेते हैं Q1 यहाँ पर, Q2 हम यहाँ पर ले लेते हैं, Q3 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम चिन्ह को बदलेंगे। जैसे मान लो इसको हम -Q1 कर देते हैं और इसको मान लो +Q3 और इसको हम मान लेते हैं +Q2। अब देखिए अगर मान लो हमें बल निकालना है कहाँ पर? Q2 पर अगर बल निकालना है, या मान लो Q3 पर बल निकालना है, या Q1 पर बल निकालना है, तो मान लो हम Q2 पर बल निकालते हैं और यहाँ पर एक आवेश और ले लेते हैं Q4। अब देखिए जैसे अगर हम Q2 पर बल निकालेंगे तो ये माइनस वाला आवेश क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। अगर इस पर हम बल निकालेंगे तो क्या करेगा? माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा या Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। तो अगर हम इस पर निकाल रहे हैं, अगर इस पर बल निकाल रहे हैं तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर बल किधर लगेगा? ये फोन बल इधर लगेगा ना। चलो अच्छा, Q2 क्या करेगा? Q2 Q3 आपस में प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है ना। तो ये क्या करेगा? ये इसको क्या करेगा? इधर धकेलेगा ना, इसको इधर धकेलेगा। तो इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इस पर इधर लग रहा है। अब देखिए परिणामी बल किधर होगा? एक बल F1 इधर कार्य कर रहा है, F2 बल इधर कार्य कर रहा है। तो परिणामी बल किधर होगा? इधर से जाएगा। मान लेते हैं इनके बीच जो कोण है वो कोण थीटा है। इनके बीच कोण क्या है? F1 इधर कार्य कर रहा है, F2 इधर कार्य कर रहा है। तो परिणामी बल किधर होगा? इन दोनों के बीच से जाएगा। और मान लेते हैं इनके बीच जो कोण है उस कोण को मान लेते हैं थीटा कोण है ना। तो वहां पर सदिशों का योग त्रिभुज का नियम या चतुर्भुज का नियम जो पढ़े थे ना, वो यही था कि अगर किसी बिंदु पर दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, अगर किसी बिंदु पर दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी बल क्या होगा? उनका परिणामी बल होगा F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कास थीटा ना। अगर थीटा 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पर 2 थीटा कर देंगे ना। अगर इनके बीच अगर कोण 90 डिग्री है तो कास थीटा का मान क्या रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे? 90 डिग्री। तो याद रखिएगा बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत या सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत ना, इसका मतलब यही होता है कि परिणामी मान निकालना। अगर बल है तो परिणामी बल निकालना, अगर वेग है तो परिणामी वेग निकालना ना। केवल सदिश के लिए याद रखना, अदिश राशियों में हम अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगाते। अदिश राशि में अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगाते। अध्यारोपण का सिद्धांत केवल और केवल सदिश राशि में लगेगा। और बलों का मान निकालने के लिए या सदिश का मान निकालने के लिए हम चिन्ह का यूज नहीं करते। चिन्ह का यूज हम केवल और केवल सदिश राशि में दिशा का निर्धारण के लिए करते हैं। किसके लिए? दिशा का निर्धारण के लिए। याद रखना, अदिश राशियों में चिन्ह का यूज करते हैं, सदिश राशि में हम चिन्ह का यूज नहीं करते। सदिश राशि में हम चिन्ह का यूज किसके लिए करते हैं? दिशा के निर्धारण के लिए। अब जैसे यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस वाला क्या करेगा? धनावेश को अपनी तरफ खींचेगा ना। लेकिन प्लस प्लस आ गया तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित कर। जैसे अब Q2 पर बल निकालेंगे तो Q3 क्या करेगा? इस पर प्रतिकर्षक बल लगाएगा जो कि इधर हो गया। माइनस वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि परिणामी बल इस पर निकालना है ना किस पर। यही कंफ्यूजन होता है कि परिणामी बल हम किस पर निकालते हैं। तो याद रखना, अगर हम Q2 पर निकाल रहे हैं तो ये हम देखेंगे कि ये वाला इस पर क्या करेगा? तो ये वाला प्लस है तो ये भी प्लस है, तो क्या करेगा? इसको धक्का देगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करेगा? ये माइनस वाला खींचेगा अपनी तरफ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत का जो सूत्र है, F बराबर कड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 काट थीटा। अब यहाँ पर एक समस्या और आता है। क्या आता है? जैसे मान लो 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तब, जैसे 4 6 10 बल लग रहे हैं तब। तो देखिए आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? जैसे मान लो कि इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए एक से अधिक बल यानी कि 4 6 बल कार्य कर रहे हैं ना। यहाँ पर जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया,
Q3 हो गया, Q4 हो गया ना, Q5 हो गया, Q6 हो गया। ध्यान देना, इतने आवेशों को एक साथ लेकर अध्यारोपण के सिद्धांत में नहीं बताया जाता, ध्यान देना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे कि 1 2 3 4 5 6, आप किसी भी आवेश को पकड़ लीजिए, किसी भी आवेश को देखिए, तो हमें एक से अधिक बलों को अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से Q4 जो है ना, मान लो Q1 पर हमें निकालना है, तो Q3 जो है इधर बल लगाएगा इस पर, क्योंकि मान लो धनावेशी है, मान लेते हैं धनावेशी है, ठीक है, तो Q3 Q1 पर इधर बल लगाएगा ना, और Q4 जो है Q1 पर इधर बल लगाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर बल लगाएगा, Q4 जो है Q1 पर इधर बल लगाएगा, और Q5 जो है Q1 पर मान लो इधर बल लगाएगा ना, और ऐसे ही मान लो ये Q2 भी जो है इस पर इधर बल लगाएगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, ध्यान देना, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में सभी बलों को हम क्या करते हैं, x और y अक्षों में घटकों में वियोजित कर लेते हैं। x और y अक्षों में घटकों में हम क्या करते हैं, वियोजित कर लेते हैं, और जब वियोजित कर लेते हैं तो वहां से परिणामी निकालना आसान हो जाता है ना। जैसे मान लो यही सब बल है, जैसे मान लो इसको मान लेते हैं F1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, F1 है, इसको मान लेते हैं F2 है ना, इसको मान लेते हैं F3 है ना, ऐसे मान लो तो इसको F4 है ना, इतना समझ में आ रहा है, F1 F2 F3 F4, ऐसे बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x y हम घटकों में वियोजित करेंगे, और जैसे F2 है ना, ये F2 को देखेंगे, यहाँ पर वियोजित करेंगे, ये F2 को वियोजित करके इस पर ले लेंगे ना, इस F2 को वियोजित करके इस पर ले लेंगे, फिर इसको वियोजित करके हम x y h पर ले लेंगे ना, ऐसे ही इसको वियोजित करके x y h पर ले लेंगे। जब x y h पर ले लेंगे, वियोजित करके हम ले लेंगे x y h पर, तो वहां से हम क्या करेंगे, वहां से पुनः हम देखा जाए परिणामी बल F बराबर कड़ी में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा ले लेते हैं ना। यानी कि कुल मिलाकर हमारा पर्पज क्या रहता है, x y h पर वियोजित करके परिणामी बल यानी कि F बराबर कड़ी में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। हमारा पूरा उद्देश्य रहता है कि उसी पर हमें लाना है, उसी फार्मूले पर लाना है, वियोजित करके किसी भी प्रकार के, चाहे कितने भी बल कार्य करें। आप सदिशों का अध्यारोपण के सिद्धांत आप पढ़े होंगे, बात समझ में, तो वहां पर यह टॉपिक आपको बताया गया होगा, ठीक है। अब हम तो नहीं बताए हैं, लेकिन आप पढ़े होंगे 11 तभी तो आए हैं हमारे पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बलों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। इतने टॉपिक को आप क्लियर कर लेना, ठीक है। तो कल हम बलों का अध्यारोपण पर कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आपको बेहतर ढंग से इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो जाएगा।